क्या आपने कभी सोचा है जो भी डिसीजन आज आप लेते हो, जैसे कि करियर, प्यार, पैसे और सक्सेस, या फिर मैं कहूँ ये वीडियो देखने का डिसीजन, एक ही इनविजिबल फोर्स है जो इन डिसीजंस को शेप करती है, और उस फोर्स का नाम है डेथ। या फिर बेहतर होगा कहना डेथ का फियर। सुनने में अब्सर्ड लगता है ना, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसी एक आइडिया ने साइकोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, और इसी आइडिया पर लिखी गई एक बुक ने पुलिट्जर प्राइज जीता, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ये बुक डेथ के बारे में कम और लाइफ के बारे में ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप समझ गए कि हम डेथ से डरते क्यों हैं, तो शायद आप पहली बार समझ पाओगे कि आप वैसे जी क्यों रहे हो जैसे आज जी रहे हो। और वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो शायद आपके फ्यूचर के सारे डिसीजंस बदल दे। तो शुरू करते हैं। साल था 1973। एक रिलेटिवली अननोन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट अर्नेस्ट बेकर एक किताब लिखते हैं। उस किताब का नाम था द डैनियल ऑफ डेथ। आयरॉनिकली बुक पब्लिश होने के कुछ ही महीनों बाद बेकर की कैंसर से डेथ हो गई, और उनकी डेथ के बाद इस बुक को मिलता है पुलिट्जर प्राइज। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस बुक में ऐसा क्या था जो आज भी साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर्स और राइटर्स को फैसिनेट करता है। बेकर एक बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। इंसान बाकी सारे जानवरों से अलग है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इंटेलिजेंट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं। और इसी वजह से हम एक और चीज़ जानते हैं कि एक दिन हम मरने वाले हैं। एक शेर शिकार करता है, खाता है, सो जाता है, लेकिन वो रात को बैठकर ये नहीं सोचता एक दिन मेरी डेथ हो जाएगी। लेकिन इंसान सोचता है, और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। सोचो, अगर हर सुबह उठते ही तुम्हें सिर्फ एक ही बात याद आए कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारा नाम, तुम्हारी रिलेशनशिप्स, सब, क्या तुम नॉर्मल लाइफ जी पाओगे? शायद नहीं। और यही बेकर अपनी सबसे डेंजरस थ्योरी देते हैं। वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स डोंट इग्नोर डेथ बिकॉज दे आर ब्रेव, दे इग्नोर डेथ बिकॉज दे हैव टू। क्योंकि अगर हम हर वक्त अपनी मॉर्टेलिटी को कॉन्शियसली फील करें तो हम जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा दिमाग एक साइकोलॉजिकल शील्ड बनाता है, एक इनविजिबल शील्ड, जो हमें ये फील कराता है जैसे अभी सब ठीक है, जैसे डेथ अभी बहुत दूर है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम उसके बारे में कॉन्शियसली नहीं सोचते, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही। और यहीं से शुरू होती है द डैनियल ऑफ डेथ। अगर बेकर की बात सही है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम कॉन्शियसली डेथ के बारे में सोचते ही नहीं, तो फिर उसका फियर हमारी लाइफ कंट्रोल कैसे करता है? बेकर कहते हैं उसका जवाब हमारे एक्शंस में छुपा है। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, कभी किसी ने तुम्हें इग्नोर किया है और बिना वजह पूरा दिन खराब हो गया हो? कभी किसी और की सक्सेस देखकर अंदर से हल्का सा कंपैरिजन फील हुआ हो? कभी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर व्यूज, लाइक्स या फॉलोअर्स देखकर मूड अच्छा या बुरा हुआ हो? या कभी ऐसा लगा कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है ताकि लोग मुझे याद रखें? पहली नज़र में ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स लगती हैं, लेकिन बेकर कहते हैं इन सब के पीछे एक ही पैटर्न छुपा हुआ है। इंसान सिर्फ जीना नहीं चाहता, इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ मैटर करे। और यहीं आती है उनकी सबसे फेमस आइडिया, द हीरो प्रोजेक्ट। बेकर कहते हैं हर इंसान अपनी लाइफ में एक इनविजिबल प्रोजेक्ट बना लेता है, एक ऐसा मिशन जिसके थ्रू वो प्रूव करना चाहता है मैं सिर्फ और एक इंसान नहीं हूँ। किसी के लिए ये प्रोजेक्ट आईएएस बनना है, किसी के लिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना, किसी के लिए एक वर्ल्ड क्लास एथलीट, और किसी के लिए बस अपने फैमिली के लिए एक अच्छा इंसान बनना।
प्रोजेक्ट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका पर्पस एक ही होता है, अपनी एग्जिस्टेंस को मीनिंग देना, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना। और यहीं बेकर एक लाइन कहते हैं जो शायद पूरी बुक का हर्ट है, ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट मीनिंग बिकॉज दे कैन नॉट एस्केप मोर्टेलिटी। मतलब हम मीनिंग इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन हम नहीं रहेंगे। सोचो, अगर इंसान कभी मरता ही ना तो क्या लेगेसी का कॉन्सेप्ट होता? क्या कोई अपना नाम हिस्ट्री में लिखवाने की इतनी कोशिश करता? क्या मुझे कुछ बनकर दिखाना है इतना पावरफुल सेंटेंस होता? शायद नहीं। अब सोशल मीडिया को ही देख लो, हम फोटो अपलोड करते हैं, स्टोरी लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर बार बार फ़ोन चेक करते हैं कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज़ आए, कितने कमेंट्स। सरफेस पर ये सिर्फ डोपामिन लगता है, लेकिन बेकर कहते हैं शायद हम एक और चीज़ ढूंढ रहे हैं, जो है वैलिडेशन। एक छोटा सा सिग्नल कि तुम मैटर करते हो। और जब दुनिया हमें ये सिग्नल देती है तो कुछ पल के लिए अंदर का वो हिडन फियर शांत हो जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए। इसीलिए एक अचीवमेंट के बाद दूसरी अचीवमेंट ज़रूरी है, एक प्रमोशन के बाद अगला प्रमोशन ज़रूरी लगता है, 1000 फॉलोअर के बाद 10,000 फॉलोअर, 10,000 के बाद 1,00,000। क्योंकि प्रॉब्लम गोल्स की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस फीलिंग को परमानेंटली पकड़ना चाहते हैं, जो कभी परमानेंट हो ही नहीं सकती। और इसी वजह से कई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी लगता ही नहीं कि वो पहुंच गए। और अगर बेकर यहाँ तक सही है तो इसका मतलब सिर्फ सक्सेस ही नहीं, प्यार भी शायद उतना ही सिंपल नहीं जितना हम समझते हैं। और यहीं से ये थ्योरी और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है। और अगर हम सक्सेस के थ्रू अपनी लाइफ को मीनिंग देने की कोशिश करते हैं तो फिर एक और सवाल बचता है, लव क्या है? क्या प्यार भी सिर्फ इमोशन का नाम है या उसके पीछे भी कोई और कहानी छिपी है? बेकर कहते हैं जब हम किसी से प्यार करते हैं तो सिर्फ एक इंसान को चूज़ नहीं करते, हम एक फ्यूचर को चूज़ करते हैं। एक ऐसी फीलिंग जहाँ हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारी लाइफ किसी और की स्टोरी का भी हिस्सा है। और शायद इसीलिए जब कोई रिलेशनशिप टूटता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, कभी कभी हमारी आइडेंटिटी का एक हिस्सा भी चला जाता है। इसीलिए कुछ लोग ब्रेकअप के बाद कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन हूँ। ये सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं होता, ये मीनिंग का लॉस भी होता है। ये सिर्फ लव ही नहीं, रिलीजन, कल्चर, नेशनल, फैमिली, ये सब भी हमें एक कहानी देते हैं जिसमें हम खुद को देखते हैं। सोचो, हर सिविलाइजेशन ने किसी न किसी फॉर्म में डेथ के बाद की लाइफ के बारे में सोचा है। कहीं स्वर्ग, कहीं जन्नत, तो कहीं पुनर्जन्म, तो कहीं मोक्ष। बेकर का मानना था कि ये बिलीफ सिर्फ ट्रेडिशन नहीं है, ये इंसान को एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी देते हैं, एक उम्मीद कि कहानियाँ यहीं ख़त्म नहीं होती। और इसी वजह से लोग सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वो किसी बड़े पर्पस के लिए जीना चाहते हैं। लेकिन यहीं से एक डेंजरस साइड भी शुरू होती है। अगर मेरी पूरी आइडेंटिटी मेरे रिलीजन, मेरे नेशन या मेरी आइडियोलॉजी से जुड़ी है और कोई उस आइडेंटिटी को चैलेंज करे तो मुझे सिर्फ डिसएग्रीमेंट फील नहीं होगा, मुझे ऐसा लगेगा जैसे किसी ने मेरी एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर दिया हो। और तब लोग कभी कभी ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो नॉर्मल सिचुएशन में वो कभी नहीं लेते। हिस्ट्री इसी तरह के एग्जाम्पल से भरी पड़ी है, लेकिन बेकर का पर्पस किसी रिलीजन या नेशन को ब्लेम करना नहीं था। उनका पॉइंट सिर्फ इतना था, जितनी स्ट्रांगली हम किसी भी चीज़ को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं, उतना ही उसे खो देने का डर भी बढ़ जाता है। और शायद इसीलिए हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी लेगेसी के पीछे भागते हैं। कोई अपनी कंपनी के थ्रू याद रहना चाहता है, कोई अपनी किताब के थ्रू, कोई अपनी डिस्कवरीज के थ्रू याद रहना चाहता है, तो कोई अपने बच्चों के थ्रू, और आज के टाइम में कोई अपने कंटेंट के थ्रू। हम सब किसी न किसी तरीके से याद रहना चाहते हैं। मैं यहाँ था, लेकिन अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, क्या इसका मतलब ये है
कि एम्बिशंस गलत हैं, कि प्यार गलत है, कि लेगेसी बनाना गलत है। बिल्कुल नहीं। यहीं पर बहुत लोग बेकर को गलत समझ लेते हैं। उनका पॉइंट ये नहीं था कि चीज़ें बुरी हैं, उनका पॉइंट ये था अगर तुम्हें अपनी मोटिवेशंस का पता ही नहीं तो हो सकता है तुम पूरी ज़िंदगी किसी ऐसे डर से भागते रहो जिसका नाम भी तुमने कभी सुना ही नहीं। और शायद यही इस बुक का सबसे अनकंफर्टेबल आइडिया है। लेकिन क्या बेकर की बात सिर्फ एक फिलोसोफर की ओपिनियन थी, या साइंस ने भी कभी इस आइडिया को टेस्ट करने की कोशिश की? यहीं से इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत होती है। और वो चैप्टर शुरू होता है बेकर के आइडेंटिटी से, कि बेकर खुद एक साइकोलॉजिस्ट थे ही नहीं, वो एक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। लेकिन उनकी बुक ज़्यादा फिलोसफिकल थी। उनकी डेथ के बाद कई साइकोलॉजिस्ट ने उनके आइडियाज़ को साइंटिफिकली टेस्ट करना शुरू किया। इसी रिसर्च से एक थ्योरी निकली, टेरर मैनेजमेंट थ्योरी। इस थ्योरी का बेसिक आइडिया था जब इंसान को उनकी मॉर्टेलिटी याद दिलाई जाती है तो उसके डिसीजंस और बिहेवियर में सब्टल चेंजेस आ सकते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में रिसर्चर्स ने देखा कि जब लोगों को अपनी डेथ के बारे में सोचने के लिए कहा गया तो कई लोग अपने बिलीफ और स्ट्रांगली डिफेंड करने लगे, अपने कल्चर से और ज़्यादा अटैच फील करने लगे, या अपनी सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा कोशिश करने लगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान हर सिचुएशन में एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, और ना ही इसका मतलब है कि लाइफ का हर डिसीजन सिर्फ डेथ के फियर से ही होता है। इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है। लव, बायोलॉजी, चाइल्डहुड, सोसाइटी, पर्सनैलिटी, ये सब भी हमें शेप करते हैं। लेकिन बेकर का कंट्रीब्यूशन ये था, उन्होंने हमें एक ऐसा लेंस दिया जिससे हम अपनी मोटिवेशंस को एक नए एंगल से देख सकते हैं। और शायद इसीलिए 50 साल के बाद भी लोग इस बुक को पढ़ते हैं। लेकिन मेरे लिए इस बुक का सबसे पावरफुल पार्ट थ्योरी नहीं है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। और मैं चाहता हूँ वीडियो ख़त्म होने के बाद आप सिर्फ 5 मिनट के लिए इस क्वेश्चन के बारे में सोचो। अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गोल याद करो। आईएएस बनना, बिजनेस बनाना, फेमस होना, करोड़पति बनना, ये बस एक अच्छा पेरेंट होना। अब खुद से पूछो, अगर इस दुनिया में डेथ नाम की चीज़ होती ही नहीं तो क्या मैं फिर भी यही गोल चूज़ करता? अगर जवाब हाँ है तो शायद ये आपकी असली कॉलिंग है, यानी आप सच में इसी के लिए बने हैं। लेकिन अगर जवाब ना है तो शायद यही वक्त है रुककर अपनी लाइफ को दोबारा देखने का, क्योंकि हो सकता है आप किसी सपने के पीछे नहीं, एक इनविजिबल फियर के पीछे भाग रहे हो। और शायद यही अर्नेस्ट बेकर हमें समझाना चाहते थे, डेथ लाइफ का अपोजिट नहीं है, डेथ लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और एक रिमाइंडर है कि हमारे पास वक्त लिमिटेड है, और जब वक्त लिमिटेड होता है तभी हर डिसीज़न इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसीलिए शायद सवाल ये नहीं है कि हम एक दिन मरेंगे या नहीं, सवाल ये है उस दिन तक क्या हम वाकई जी भी रहे हैं या जी भी रहे होंगे। अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ एक नया आइडिया नहीं बल्कि खुद के बारे में एक नया सवाल दिया है तो शायद इस बुक ने अपना पर्पस सॉल्व कर दिया है। ऐसे ही आइडियाज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट बुक्स और मूवीज़ में है तो हम अपने चैनल पर बेहतरीन बुक्स और मूवीज़ की समरीज़ और उनसे मिलने वाली लर्निंग्स जो आपके लाइफ को बेटर बना सकती हैं, हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो आप उन्हें चेकआउट करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।